दूसरी तरफ ट्रांसमीटर से निकलने वाली सीटी की आवाज़ सुनते ही किंग कोबरा चौंक पड़ा। उसने जल्दी से मेज़ पर पड़े हुए ट्रांसमीटर के फ्रिक्वेंसी मीटर पर नज़र डाली और दूसरे लम्हे वो वाकई उछल पड़ा, क्यों न कि फ्रिक्वेंसी मीटर पर नज़र आने वाली फ्रिक्वेंसी ज़ाहिर कर रही थी कि कॉल काफिरस्तान से की जा रही है। उसने जल्दी से हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, TS कॉलिंग ओवर। बटन ऑन होते ही सीटी की आवाज़ पर एक भारी आवाज़ गालब आ गई। यस सर, मैं किंग कोबरा बोल रहा हूँ। ओवर। किंग कोबरा ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया, क्योंकि TS काफिरस्तानी हुकूमत का आला तरीन अहदेदार था और सोलोमन तंजीम और उसके कारकर्दगी का असल इंचार्ज वही था। किंग कोबरा, हमें तशवीशनाक इतलात मिली हैं। सीक्रेट सर्विस का सरबराह कर्नल बाशमूरे अचानक गायब हो गया है और उसकी जगह सदर ममलकत ने उसकी भतीजी लेडी सुंदरता को सीक्रेट सर्विस का चीफ बना दिया है। और ये भी इतला मिली है कि श्रीलंका के सदर खसूसी दरख्वास्त पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस सोलोमन तंजीम के ख़िलाफ़ करने श्रीलंका पहुँच चुकी है, लेकिन तुमने अब तक ऐसी कोई इतला नहीं दी। बिलमुरा मिशन के मतलब भी तुम्हारी रिपोर्ट नहीं आई। और दूसरी तरफ से इंतहाई करख्त लहजे में कहा गया, सर मैं आपको इतलाहत देने ही वाला था कि आपकी कॉल आ गई सर। ओवर। किंग कोबरा ने घबराए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी घबराहट बता रही है कि सूरत हाल इससे ज़्यादा ख़राब है जिस कदर हमें इतलात मिली हैं। तफसील बतौर सुनो, कोई मामूली सी बात भी छुपाने की कोशिश ना करना, क्यों ना कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के दरमियान में कूद पड़ने के बाद अब कोई बात भी मामूली नहीं रह गई। ओवर। दूसरी तरफ से TS ने सख्त और सर्द लहजे में कहा, और जवाब में किंग कोबरा ने शुरू से लेकर अब तक के तमाम हालात तफसील से बता दिए, बगैर कोई लगी लिपटी रखे, क्यों ना कि शायद उसे भी एहसास हो गया था कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। तो तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक सब कुछ ख़त्म हो गया। बिलमुरा ख़त्म हो गया। लेडी सुंदरता फ़रार होकर सीक्रेट सर्विस की चीफ बन गई। कर्नल बाशमूरे को तुम्हारी इतलात के मुताबिक सीक्रेट सर्विस के अली इमरान ने ख़त्म कर दिया। तुम्हारे मेन आदमी काशाना की लाश उसके दफ्तर की मेज़ पर पड़ी मिली। उस पर बेपनाह तशद्दुद किया गया था। यकीनन उसे हेडक्वार्टर का पता पूछा गया होगा। वहाँ भी लेडी सुंदरता और वो अहमक इमरान पहुँचा था। कर्नल बाशमूरे के ज़ाती हेडक्वार्टर पर तुम्हारा रेड नाकाम रहा। वहाँ भी तुम्हारे आदमियों को लेडी सुंदरता और इमरान मिला और दोनों वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस भी तुम्हारे हाथ से निकल गई है और अब तक उसका पता नहीं चला सके। अब बाकी क्या रह गया है। ओवर। TS ने गुर्राते हुए कहा, जनाब मेरे आदमी उन्हें ट्रेस कर रहे हैं। मैं जल्द ही आपको उनके सब के खात्मे की इतला दूंगा। ओवर। किंग कोबरा ने अकलाते हुए जवाब दिया, तुम्हारे आदमी कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमें पूरी सूरत हाल को बदलना होगा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस तुम लोगों की बस की नहीं है। उसके लिए मुझे काफिरस्तान से एक खसूसी टीम भेजनी होगी। बहरहाल तुम इस वक्त तक ऐसा करो कि तमाम सरगर्मियाँ ख़त्म करके अपनी पूरी ताकत को हेडक्वार्टर में कैमोफ्लेज कर लो। तुम्हारा हेडक्वार्टर ही ऐसी जगह है जो हर लिहाज से महफूज है। अगर शाकाना से उन्होंने पूछ भी लिया होगा तो वो इसमें किसी सूरत दाखिल नहीं हो सकते। मैं 1-2 रोज़ में स्पेशल टीम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबले के लिए तैयार करके भेज दूंगा। ओवर। दूसरी तरफ से TS ने कहा, यस सर, आप बेफिक्र रहें। वो अगर कोशिश भी करें तब भी वो सर पटकते ही रह जाएंगे। ओवर। किंग कोबरा ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा, बहरहाल तुम पूरी तरह होशियार रहना जब तक मेरी दूसरी कॉल ना आए। ओवर। TS ने सख्त लहजे में कहा, यस सर, आप बेफिक्र रहें। ओवर। किंग कोबरा ने कहा, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रब्ता ख़त्म हो गया। किंग कोबरा ने ट्रांसमीटर का बटन ऑफ करके इत्मीनान का एक तवील सांस लिया। TS ने उसे कोई सदा ना दी थी, हालांकि वो बड़ी बुरी तरह घबराया हुआ था और वो इसी घबराहट की वजह से उसने जानबूझकर हालात के बारे में TS को कोई इतला ना दी थी। लेकिन अब बहरहाल फौरी खतरा टल गया था और उसे यकीन था कि जब तक TS की स्पेशल टीम श्रीलंका पहुंचेगी वो कोई ना कोई कारनामा सर अंजाम दे ही डालेगा। लेकिन पहले हदायत पर अमल दरामद ज़रूरी था। चुनांचे उसने ट्रांसमीटर पर हेडक्वार्टर से बाहर तमाम सेंटर्स के इंचार्जों को मुकम्मल तौर पर कैमोफ्लेज होने के अहकाम दिए और अहकामात मुकम्मल करने के बाद उसने ट्रांसमीटर बंद किया और मेज़ पर पड़े हुए इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया। यस सर। दूसरी तरफ से एक नौजवान की आवाज़ सुनाई दी, फाल्कन को भेज दो। किंग कोबरा ने कहा और रिसीवर रख दिया। फाल्कन उसका नंबर 2 था और बेपनाह सलाहियतों का मालिक था। वो हेडक्वार्टर का अमली तौर पर इंचार्ज भी था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक लंबा तिरंगा आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये फाल्कन था। यस बॉस। फाल्कन ने अंदर आते हुए कदरे मोदबाना लहजे में कहा, बैठो। किंग कोबरा ने मेज़ के सामने पड़ी हुई कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और फाल्कन सर हिलाता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। अभी TS की कॉल आई थी, किंग कोबरा ने कहा और फिर उसके बाद उसने TS की हदायत फाल्कन को तफसील से बता दी। ओ बॉस, इसका मतलब है कि हमें नकारा समझ ले गया है, फाल्कन ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। इस तासर को ख़त्म करने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है।
टीएस की तरफ से स्पेशल टीम आने से कबल ही हमें कोई कारनामा सर अंजाम दे देना चाहिए, किंग कोबरा ने कहा। बॉस, आपने पहले भी मुझे नहीं बताया। फाल्कन के लिए काम मुश्किल नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे हज़ारों खेल खेले हैं। जहाँ तक आपने तफसीलात बताई हैं, इससे ज़ाहिर होता है कि लेडी सुंदरता और इमरान और पाकिशा सीक्रेट सर्विस साहब मिलकर हमारे ख़िलाफ़ काम कर रही है। इसलिए अगर लेडी सुंदरता को पकड़ लिया जाए तो आसानी से सबके मुतल्लक मालूमात हासिल की जा सकती हैं, फाल्कन ने जवाब दिया। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन इस आफत के पुरकाला को पकड़ कैसे लिया जाए, कहाँ से पकड़ा जाए? किंग कोबरा ने होंठ चबाते हुए कहा। यह तो कोई मुश्किल मसला नहीं है। अगर आप मुझे कॉल करने की इजाज़त दें तो अभी मालूम कर लेता हूँ। फाल्कन ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, कॉल कर लो। किंग कोबरा ने हैरत भरे लहजे में कहा। फाल्कन बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में उठा। उसने ट्रांसमीटर पर एक फ्रिक्वेंसी टेस्ट की और फिर माइक हाथ में लेकर उसने बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, फाल्कन कॉलिंग जयश्री ओवर। फाल्कन ने बटन दबाते ही बार बार ये फिक्रा दोहराते हुए शुरू कर दिया। चंद ही लम्हों बाद ट्रांसमीटर पर कनेक्टिंग बल्ब जल उठा और साथ ही एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यस जयश्री ऑन द लाइन ओवर्स। बोलने वाली का लहजा मिठास से भरपूर था। जयश्री, लेडी सुंदरता के बारे में तुम्हारे पास ताज़ा तरीन मालूमात क्या हैं? ओवर, फाल्कन ने कहा। लेडी सुंदरता? क्यों, क्या उस पर आशिक तो नहीं हो गए? ओवर दूसरी तरफ से हंसते हुए पूछा गया। जयश्री, कम अज़ कम तुम तो ऐसी बात ना किया करो। तुम्हारे होते हुए फाल्कन भला किसी और तरफ नज़रें उठा सकता है? मेरी नज़रें तो तुमसे ही चिपकी हुई हैं। ओवर, फाल्कन ने किंग कोबरा की मौजूदगी के बावजूद आशिकाना अंदाज में जवाब देते हुए कहा। ओह अच्छा अच्छा, तारीफ़ का शुक्रिया। लेडी सुंदरता आजकल किसी नए ही चक्कर में है। वो एक अहमक से गैर मुल्की नौजवान के साथ नज़र आ रही है। उसके तो अंदाज ही बदले हुए हैं, यूँ लगता है जैसे हवाओं में उड़ी रही है। दूसरी तरफ से जयश्री ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी सर्विस की इस बारे में क्या रिपोर्ट है? ओवर, फाल्कन ने संजीदा लहजे में कहा। सर्विस की रिपोर्ट ही तो बता रही हूँ। तुम जानते तो हो कि जब से लेडी सुंदरता मेरे साथ उलझी है मैं उसके पीछे हूँ। जैसे उसकी कोई कमज़ोरी हाथ आई उसे बुरी तरह रगड़ूंगी कि आइंदा वो जयश्री के सामने आंख उठाकर देखने की भी जुरात ना करेगी। और ओवर, जयश्री ने जवाब दिया। अच्छा, लेडी सुंदरता अब कहाँ है? ओवर, फाल्कन ने पूछा। पैराडाइज प्लाजा के अपने फ़्लाइट में गई है, अभी वहीं है। ओवर, जयश्री ने जवाब दिया। सुनो जयश्री, क्या तुम लंबी रकम कमाने में दिलचस्पी रखती हो? ओवर, फाल्कन ने कहा। लंबी रकम? ज़रूर ज़रूर, आखिर मैंने सर्विस का बखेड़ा क्यों पाल रखा है? ये तो सिर्फ तुम ही हो कि तुम्हें मैंने इतनी मालूमात मुफ्त मुहैया कर दी हैं, वरना तुम जानते हो कि सर्विस से इतनी मालूमात हासिल करने के लिए $1000 लग जाते हैं। ओवर, जयश्री ने हंसते हुए जवाब दिया। ये $1000 भी मिल जाएंगे और साथ ही $5000 मज़ीद भी। बोलो काम बताऊं? ओवर, फाल्कन ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अरे $6000, क्या बात है फाल्कन, बहुत ऊंचे उड़ रहे हो। सालमन तंजीम ने कोई बैंक तो नहीं लूट लिया? ओवर, जयश्री ने हैरत भरे लहजे में कहा। वक्त वक्त की बात है। वैसे तो तुम्हें मालूम है कि सालमन तंजीम शाकाना के ज़रिए सारा धंधा करती है, और ये भी मुझे मालूम है कि शाकाना ऐसे काम तुम्हें मामूली मुआवजा देकर तुमसे कराता था, लेकिन शाकाना कत्ल हो गया अब, और ज़ाहिर है काम कराने के लिए चीफ बॉस ने नई पार्टी ढूंढनी थी। पार्टी को तो शहर में कमी नहीं है, लेकिन मैंने चीफ बॉस की मन्नत करके उसे राज़ी कर लिया कि वो बराह रास्त तुमसे काम कराए। ओवर, फाल्कन ने कहा। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं समझी थी तुमने जाने कौन सा काम बताओगे। ओवर, जयश्री ने बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। ये काम सिर्फ टेस्ट है। अगर तुमने ये काम ठीक तरह से कर लिए तो चीफ बॉस का एतमाद हासिल कर लोगे, और फिर लाखों करोड़ों डॉलर के काम हर वक्त तुम्हारे हाथ में रहेंगे, और ये तुमसे छोटी छोटी मालूमात बेचने का धंधा भूल जाओगी। ओवर, फाल्कन ने जवाब दिया। ओके, काम हो जाएगा। बोलो कब तक चाहते हो? ओवर, जयश्री ने कहा। सिर्फ 1 घंटा दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ओवर, फाल्कन ने कहा। ओके, हो जाएगा। ओवर, जयश्री ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। पटानी बीच पर हमारे आदमी मुंतज़र रहेंगे। कोड $6000 रहेगा, रकम बाद में पहुंच जाएगी। ओवर, फाल्कन ने कहा, और फिर दूसरी तरफ से ओके के अल्फाज सुनकर उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। ये जयश्री लेडी सुंदरता को अगवा कर लेगी? किंग कोबरा ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, आसानी से। इसके ग्रुप में ऐसे अफराद हैं जो ऐसे कामों के माहिर हैं, मैं जानता हूँ इन्हें। फाल्कन ने सर हिलाते हुए कहा। गुड, वेरी गुड, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो। ठीक है, अगर जयश्री कामयाब रही तो तुम बेशक तयशुदा रकम के साथ साथ उसे इनाम भी दे देना। और हाँ, तुमने 2 काम करने हैं। एक तो जैसे ही लेडी सुंदरता अगवा होकर आए तुमने मुझे इतला देनी है और उसे इस बार होल ड्रॉप में कैद कर देना, ताकि वो वहाँ से फ़रार होने का सब्र भी ना कर सके। और दूसरी बात यह कि जब तक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का आखिरी आदमी तक ख़त्म ना हो जाए उस वक्त तक हेडक्वार्टर की कड़ी हिफाजत करना। किंग कोबरा ने कहा। हेडक्वार्टर की तरफ से आप बेफिक्र रहें बॉस, यहाँ तो मेरी इजाज़त के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फाल्कन ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा और कुर्सी से उठकर किंग कोबरा को सलाम करते हुए बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया।
दूसरी तरफ शहर से 20 किलोमीटर मशरक़ तरफ वैरान पहाड़ियों का एक तवील सिलसिला था, जिसमें कई पहाड़ियों पर छिदरा सा जंगल मौजूद था। इस जंगल को पटानी जंगल कहते थे और शहर की तरफ जहाँ से इस वीरान पहाड़ियों का सिलसिला शुरू होता था, वहाँ एक छोटी सी बस्ती थी जिसे पटानी पॉइंट के नाम से याद किया जाता था। और ये बस्ती कच्ची आबादी की तर्ज पर बनी हुई थी और कच्चे पक्के और तंग मकानात हर तरफ फैले हुए थे, जिनमें ज़्यादातर आबादी ऐसे लोगों की थी जो इंतहाई घटिया तबके में शुमार किए जाते थे। गुंडागर्दी, जेब तराशी, चोरी और राहज़नी उन आम लोगों का पेशा था। यही वजह थी कि इस तरफ कोई शरीफ आदमी आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और इस बस्ती की वजह से ही पहाड़ियों की तरफ भी कोई ना जाता था, क्योंकि ये लोग बड़ी पुरस्कार तरीके से ना सिर्फ आने वालों को लूट लिया करते थे, बल्कि अक्सर इनकी लाशें भी जंगल में पड़ी हुई मिलती थीं। मुकामी पुलिस को ये लोग बाकायदा हिस्सा देते थे, इसलिए पुलिस भी इस तरफ से चश्म पोशी कर लेती थी। इस वक्त रात का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था और शहर से दो जीपें तेज़ी से पटानी पॉइंट की तरफ बढ़ी आ रही थीं। इन जीपों में पाकिस्तान सीकर सर्विस के अफराद मौजूद थे। शाकाना से मालूमात हासिल करने के बाद इमरान और लेडी सुंदरता वापस आए और फिर इमरान ने लेडी सुंदरता के साथ हेडक्वार्टर पर छापा मारने का पूरा मंसूबा मुरतब कर लिया था, क्योंकि शाकाना की तरफ से जो इशारे मिले थे उसके मुताबिक सालोमन तंजीम का मेन हेडक्वार्टर पटानी जंगल के नीचे ज़ेर ज़मीन बना हुआ था, जहाँ तकरीबन 1,500 मसल्ह अफराद मौजूद रहते थे। और उसी से ये इशारा भी मिला था कि पटानी पॉइंट भी सालमन तंजीम के कंट्रोल में है। मनसूबे के मुताबिक लेडी सुंदरता अपनी सीक्रेट सर्विस को लेकर पटानी जंगल के अक़ब में रेंगती हुई पहुंच जाती, जबकि इमरान और उसके साथी पटानी पॉइंट की तरफ से हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ते। चूँकि हेडक्वार्टर ज़ेर ज़मीन था, इसलिए इमरान ने यह मनसूबा बनाया था कि वो पहले खुद जाकर इसमें दाखिले का रास्ता और अफाजती इंतजाम को चेक करने के साथ साथ पटानी पॉइंट में भी मौजूद सालमन अफराद को टेस्ट करेगा, वहाँ से गुजरने का कोई तरीका बताएगा। लेडी सुंदरता ने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को ज़रूरी असला और जीपें भी मुहैया कर दी थीं और साथ ही 3 जदीद किस्म के B4 ट्रांसमीटर भी मुहैया कर दिए थे। उनमें से एक ट्रांसमीटर इमरान के पास और दूसरा लेडी सुंदरता के पास और तीसरा जूलिया के पास रहता था, ताकि वो ऑपरेशन के दौरान आपस में फ़ैसला कर सकें। मनसूबे के मुताबिक इमरान के साथ पटानी पॉइंट से दूर ही रुक जाने थे, जबकि इमरान पहले खुद अंदर जाता और फिर अंदर से वो ट्रांसमीटर पर अपने साथियों और लेडी सुंदरता को कॉल कर लेता और वो सब यकथलक मुजरमों पर जबर पड़ते। लेडी सुंदरता ने तो ऑफ़र की थी कि वो अपने वालद, जो कि फ़ौज के कमांडर इन चीफ़ हैं, कहकर पहाड़ियों पर बमबारी करा देती है, लेकिन इमरान ने उसे मना कर दिया था, क्योंकि इस तरह हर किस्म के सबूत ख़त्म हो जाते। जबकि इमरान चाहता था कि कम से कम मुजरमों का सरगना किंग कोबरा ज़िंदा गिरफ़्तार हो जाए और साथ ही उस किस्म के दस्तावेज़ी सबूत भी मुहैया हो जाएँ, जिससे ये बात बैनुल-अक़वामी तौर पर साबित हो सके कि सालमन तंजीम के पीछे काफ़िस्तानी हुकूमत का हाथ है। इस तरह बैनुल-अक़वामी दबाव डालकर पाकिस्तान को हमेशा के लिए श्रीलंका के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई से रोका जा सकता था। चुनांचे यही फैसला हुआ था कि जब हेडक्वार्टर पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा तो फिर लेडी सुंदरता अपने वालिद कमांडर इन चीफ़ को वहाँ बुलाएगी और वो सदर मुमलकत और बैनुल-अक़वामी न्यूज़ रिपोर्टर को हमरा लेकर वहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद सारी सूरत हाल पूरी दुनिया के सामने वाज़ा कर दी जाएगी। चुनांचे इस मनसूबे के तहत पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की लीडर जूलिया बताई गई, जबकि श्रीलंका सीक्रेट सर्विस को लेडी सुंदरता ने लीड करना था और इमरान ने अपने तौर पर जाकर कार्रवाई करनी थी। इस ऑपरेशन के लिए रात के 10 बजे मुकर्रर वक्त किया गया। चुनांचे इस मनसूबे के तय हो जाने के बाद इमरान मेकअप करके पहले ही चला गया था। लेडी सुंदरता भी अपने हेडक्वार्टर चली गई थी और जूलिया अपने साथियों समेत वहीं किंग कॉलोनी में ही रही और अब तयशुदा वक्त के मुताबिक वो 2 जीपों में सवार होकर पटानी पॉइंट की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। पहली जीप की ड्राइविंग सीट पर चौहान था, जबकि उसके साथ वाली सीट पर जूलिया थी, जबकि पिछली सीटों पर सफ्तर और तनवीर थे। दूसरी जीप में कैप्टन शकील, खबर, नुमानी, सदीकी और चौहान मौजूद थे। इन सब ने स्याह रंगों के चुस्त लिबास पहन रखे थे और इन सब के पुश्त पर प्लास्टिक के बने हुए मखसूस थैले लटके हुए थे, जिनमें जदीद किस्म का असला मौजूद था। उन्होंने हाथों में हल्की मिसाइल कम स्टेन गनें थाम रखी थी। ये बिल्कुल जदीद तरीन राइफ़ल थी जो श्रीलंका ने खसूसी तौर पर एकरमिया से हासिल की थी। इनमें मौजूद सिस्टम के तहत दस्ते पर लगे हुए बटन को प्रेस करने से ताकतवर मगर छोटे साइज़ के मिसाइल भी फायर किए जा सकते थे और इस बटन को ऑफ़ करने से ये आम स्टेन गन में तब्दील हो जाती थी। श्रीलंका सीक्रेट सर्विस के असला खाने में ये भी गनें मौजूद थीं, इसलिए लेडी सुंदरता ने इमरान के कहने पर यही गनें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को मुहैया कर दी थी। इमरान ने B4 ट्रांसमीटर पर उन्हें मज़ीद हदायत भी दे दी थी, जिनके मुताबिक जूलिया और उसके साथियों को पटानी पॉइंट में जाकर सुरेंद्र का पता पूछना था
और अपने आप को काफरसानी स्पेशल एजेंट ज़ाहिर करना था। उसके बाद सुरिंदर को कवर करके उसकी जगह तनवीर ने ले लेनी थी, क्यों ना कि इमरान की इतला के मुताबिक पटानी पॉइंट में सुरिंदर सालमन तंजीम का मेन आदमी था और उसके कवर हो जाने से सालमन हेडक्वार्टर उनके वहाँ पहुँचने की इतला ना हो सकती थी। इमरान की हिदायत के मुताबिक तनवीर ने रेडीमेड मेकअप बॉक्स भी हमरा ले लिया था। इसके बाद उनको वहीं सुरिंदर के पास ठहर कर ही इमरान की आइंदा हदायत का इंतज़ार करना था। उस सुरिंदर के पास इतनी जगह होगी कि वहाँ दोनों जीपें भी और हम भी छुप सकें। जूलिया ने पीछे बैठे हुए सफदर से मुखातब और कहा, वो लाजमन सुरिंदर से मिला होगा और सब जायज़ा लेकर ही उसने हदायत दी होगी। सुरिंदर की जगह तनवीर के लेने की हदायत भी उसी ने की है। इससे ज़ाहिर होता है कि सुरिंदर का कद-ओ-कामत लाजमन तनवीर से मिलता जुलता होगा। सफदर ने मुतमिन अंदाज में जवाब देते हुए कहा, पटानी पॉइंट करीब आ गया मिस जूलिया, यहीं रुक जाएं क्या? चौहान ने पूछा। करीब पहुँच कर रोक देना, मैं सफदर और तनवीर अंदर जाएंगे, जूलिया ने कहा और चौहान ने सर हिला दिया। जीपें आगे बढ़ती गईं और फिर जैसे ही वो आबादी के करीब पहुंची, अचानक मुख्तलिफ गलियों से 10 अफराद उछल कर बाहर आ गए। उन सब के हाथों में मशीन गनें थीं। खबरदार रुक जाओ, उनमें से एक ने चीख कर कहा और जूलिया के इशारे पर चौहान ने जीप रोक दी। उसके पीछे ही दूसरी जीप भी रुक गई और 10 मसला अफराद ने बड़े महरवाना अंदाज में दोनों जीपों का मुआसरा कर लिया। सुनो, हमें सुरिंदर से मिलना है, हमारा तल्लक काफिस्तान से है, जूलिया ने आगे बढ़कर बड़े बावकार लहजे में बड़ी बड़ी मूंछों वाले से मुखातब होकर कहा। कोड बताओ। उस मूंछों वालों ने बड़े गौर से उनके लिबास और उनके असला को देखते हुए पूछा। कोड भी सुरिंदर को बताया जाएगा, तुम जैसों को कोड नहीं बताया जा सकता। और सुनो, ज़्यादा अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हमें फ़ौरन सुरिंदर से मिला दो, जूलिया ने इंतहाई सख्त और स्पॉट लहजे में कहा। बड़ी मूंछों वाला शायद जूलिया के लहजे से या फिर उसके लिबास और असले से मरूब हो गया था, इसलिए उसने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा, ठीक है मिला देते हैं, लेकिन आप सब वहाँ नहीं जा सकते। बड़ी मूंछों वालों ने कहा, हम सिर्फ 3 अफराद जाएंगे, बाकी यहीं रहेंगे, उसके बाद सुरिंदर जैसा कहेगा वैसे ही होगा, जूलिया ने कहा। ठीक है आइए, बड़ी मूंछों वालों ने कहा और फिर वो जूलिया और सफदर और तनवीर को हमरा लेकर आबादी के तंग और गंदी गलियों में से दाखिल हो गए। मुख्तलिफ गलियों से गुजरने के बाद वो एक कच्चे लेकिन काफ़ी खुले और बड़े मकान के दरवाजे पर पहुंच गए। बड़ी मूंछों वालों ने आगे बढ़कर दरवाजे पर मखसूस अंदाज में दस्तक दी। कौन है? अंदर से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मैडम, सुरिंदर से मिलने काफरसान से कुछ लोग आए हैं, बड़ी मूंछों वाले ने बाहर से जवाब दिया और दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुल गया। दरवाजे में एक भरे हुए जिस्म वाली खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके जिस्म पर चीते जैसे खाल का चुस्त लिबास था। उसने हाथों में मशीन गन उठाई हुई थी। कौन हो तुम? उस लड़की ने करख्त लहजे में जूलिया से मुखातब होकर कहा। सुरिंदर तक हमें ले चलो, हमारा ताल्लुक काफरसान स्पेशल एजेंसी से है, जूलिया ने भी करख्त लहजे में जवाब दिया। ओह अच्छा अच्छा, आओ। लड़की ने काफरसान स्पेशल एजेंसी का अल्फाज सुनते ही इख्तलाफ नरम लहजे में कहा और एक तरफ हट गई। जूलिया, सफदर और तनवीर थरथराते हुए अंदर दाखिल हो गए और वो बड़ी मूंछों वाला बाहर ही रह गया था। थोड़ी देर बाद वो लड़की की रहनुमाई में एक कमरे में पहुंच गए। कमरे में सस्ता सा फर्नीचर मौजूद था। बैठो, सुरिंदर उसल कर रहा है, मैं उसे बेचती हूँ, लड़की ने कहा और तेज़ी से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक लंबा तिरंगा और बिल्कुल तनवीर जैसे कद-ओ-कामत का नौजवान अंदर दाखिल हुआ। वो लड़की जिसे मैडम कहा गया था उसके पीछे थी। मेरा नाम सुरिंदर है, आने वाले नौजवान ने गौर से जूलिया और उसके साथियों को देखते हुए कहा। इसे बाहर भेजो, मैंने ख़ास बात करनी है, जूलिया ने लड़की तरफ इशारा करते हुए कहा। हनी, तुम बाहर जाओ, सुरिंदर ने मुड़कर लड़की से मुखातब होकर कहा और लड़की मुंह बनाकर कमरे से बाहर चलेगी। मिस्टर राजोश, आप भी बाहर जाएं, मैं बाद में आपको बुला लूँगी, जूलिया ने लड़की के बाहर जाते सफदर से मुखातब होकर कहा और सफदर सर हिलाता हुआ बाहर चला गया। उसने बाहर निकलते ही दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। चक्कर क्या है? इतनी परसरारियत आखिर किस लिए पैदा की जा रही है? सुरिंदर ने कदरे खुश्क लहजे में कहा और उसकी छिटी हिश शायद जाग पड़ी थी, लेकिन काफरसानी स्पेशल एजेंसी के नामों की वजह से वो शायद मुतहत रहना चाहता था।